सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो जो होने वाली है वो आप सभी के लिए एक पेपर आपका छूट रहा था, जो कि दोस्तों 2018 का प्रीवियस पेपर जो था आपका वो छूट रहा था। दोस्तों इससे पहले आपको पता है कि विकल्पी की मैराथन करा दी गई है, अतिलघुत्री की मैराथन करा दी गई है और आपके जो भी प्रीवियस पेपर थे वो करा दिए गए हैं। तो दोस्तों लगभग आपका जितना भी पोर्शन था वो कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन 2018 का प्रीवियस पेपर आपका छूट रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में लोग दोस्तों 2018 का प्रीवियस पेपर देखेंगे। दोस्तों समय आपको पता है 1 घंटे का होता है एंड आपका जो 25 नंबर होता है वो पूर्णांक होता है और दोस्तों इसमें से आपको 12 नंबर लाने होते हैं, ठीक है ना। तृतीय प्रश्न पत्र होता है, जो कि आपको पता है कि ये पेपर आपका शायद 28 तारीख को है, 28 तारीख को सुबह के टाइम है ये पेपर, ठीक है ना। यहाँ पर नोट कुछ दिए गए, नोट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसको पढ़ने की। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में दृष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। जो दृष्ट धारा होती है जिसे हम डीसी कहते हैं, ठीक है ना, उसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो उसका प्रयोग किस में करते हैं? डीसी का प्रयोग दोस्तों जो है वो टार्च में करते हैं और पंखे में आपका एसी करंट होता है, टीवी करंट टीवी में भी होता है, कूलर में। ये सभी क्या होती है? बिजली से चलती है। जो बिजली हमारे घरों में तार आता है उसके माध्यम से चलता है दोस्तों। लेकिन टार्च क्या है, ये आपका सेल से भी चल जाता है, इस वजह से ये हमारा डीसी करंट होता है। और आपका एसी करंट जो होता है वो आपका जो लाइट वगैरह बिजली वगैरह होती है ना, वो आपका एसी करंट होता है। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है? तो पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो युगलीना हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये आपका जंतुओं और पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसमें से कौन सा है चुंबकीय पदार्थ? लोहा, पीतल, तांबा या रबड़? तो आपको पता है चुंबकीय पदार्थ इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चुंबकीय पदार्थ आपका लोहा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लोहा क्या होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है या चुंबक लोहे को आकर्षित करता है अपनी तरफ। बात करते हैं यहाँ पर कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है दोस्तों। उनका निर्माण जो होता है मेरे भाई वो किस में होता है? वो आपका मस्तिष्क में होता है, यकृत, प्लाज्मा में या फिर अस्थिमज्जा में। तो लाल रक्त आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों वो आपका अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो आपका अस्थिमज्जा में होता है। अगला हो जाएगा 5 नंबर की वैद्युत बल्ब एवं तंतु किस धातु का बना होता है? तो वैद्युत बल्ब और जो तंतु होता है दोस्तों वो आपका किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। टंगस्टन का बना होता है, यानी कि वैद्युत बल्ब में जो तंतु होता है जिसे क्या कहते हैं आप लोग? फ्यूज के नाम से भी इसको जानते हो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है। अतिलघुत्री का हमारा पोर्शन जो है दोस्तों वो हमारा शुरू होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा ये भी माना जाता है अतिलघुत्री। और इनके जो सम्मुख प्रश्न है, यानी एक प्रश्न कितने नंबर का, वो प्रश्न कितने नंबर का है वो सामने दिया रहता है। 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये, तो ये सभी चीज़ें दी रहती हैं। खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय हैं? आप सिंपल इसमें ये भी लिख सकते हो कि भाई खनिज की परिभाषा भी लिख सकते हो और आप क्या लिख सकते हो, आप खनिज की परिभाषा और अयस्क की परिभाषा भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको सिंपल लाइन में आपको बता दूं खनिज क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। सिंपल सी लाइन है भाई, खनिज क्या होते हैं? ये वह पदार्थ होते हैं जिनको खानों या मूल स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। खानों से प्राप्त होता खनिज या फिर मूल स्रोतों से प्राप्त होगा, उसे ही खनिज कहते हैं। जैसे कि इसमें आपका भूप्रवृत्ति, समुद्र तल से जो प्राप्त किया जाता है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये खनिज होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? खनिज होते हैं, मिनरल होते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर अयस्क किसे कहते हैं, यानी ओर किसे कहते हैं? अयस्क क्या होते हैं? अयस्क यानी कि ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। सिंपल सा बात याद रखिएगा कि अयस्क में जो धातु का निष्कर्षण होता है वो अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि आपका इसमें आपका आ जाता है सोडियम आ जाता है आपका इसमें, और आपका एक और आता है सोडियम क्लोराइड आ जाता है, और सोडियम आयोडेट भी आ जाता है इसमें। ये सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, और ये भी जो दोस्तों जो होते हैं ये अयस्क कहलाते हैं। और तथा ये कम लागत में हो जाता है, जो इनका अधिक मात्रा में और कम लागत में हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये इससे पहले आपको बताया जा चुका है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत के सुचालक और कुचालक पदार्थों के नाम लिखना। याद होगा आप लोगों को, 1 मिनट अगर ऊपर होगा तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रश्न में मैंने इसको इंक्लूड भी किया था कि वैद्युत के चालक और कुचालक लिखना। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन आ भी गया हमारा 1 नंबर का कि वैद्युत के चालक और वैद्युत के कुचालक, ठीक है ना। वैद्युत के चालक और वैद्युत के कुचालक का नाम लिखना है। तो वैद्युत के चालक आपका तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, लवड़ों का जलीय विलयन और एल्यूमिनियम, ये सभी आपके वैद्युत के चालक हो जाते हैं। रबड़, कांच, प्लास्टिक और पोर्स, लिन और लकड़ी, ये सभी आपके कुचालक के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज पूछी गई कि वैद्युत के सुचालक और कुचालक बताना है आपको। तो वैद्युत के सुचालक
विद्युत के 2 सुचालक और विद्युत के 2 कुचालक। तो विद्युत के 2 जो सुचालक हैं, या सॉरी विद्युत के जो 2 सुचालक हैं वो सुन लीजिए, तांबा चांदी हो गया आपका, ये चालक हो गया सुचालक। कुचालक में आपका क्या आ जाता है, कुचालक में आपका रबड़ और कांच आ जाता है, प्लास्टिक भी आ जाता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया अभी, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है, ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, क्योंकि दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी के, जी हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसको, कि यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं वो समाप्त कर दिए जाएं। तो आपको पता है यहाँ पर कि यार क्या होता है, आप ऐसे सिंपल लाइन में लिख सकते हो कि यह पेड़ पौधे क्या होते हैं, हमारे जीवन का अस्तित्व होते हैं, और हवा पानी आदि सामग्री वस्त्र जानवरों से अन्य ये सभी हमसे इनसे प्राप्त होता है, लकड़ी से, पेड़ पौधे से लकड़ी प्राप्त होती है। और इनके बिना क्या होगा, अगर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो इनके बिना क्या होगा, तो आपको पता ही है पेड़ पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पेड़ पौधे के बिना पृथ्वी जीवन की कल्पना करना असंभव ही हो जाता। तो ऐसे आप लोग दो तीन लाइनें जो है लिख दीजिएगा, तो आपको 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 नंबर तो बेसिकली आपको मिल ही जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर खाद्य जाल किसे कहते हैं। इससे पहले भी आपको ये भी सारी चीज़ें मतलब आपको बताई जा चुकी, मतलब कोई भी चीज़ें आप ये नहीं कर सकते हो कि हाँ ये सर ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, पूरा लगभग आपको सारा कुछ आपको पढ़ा दिया गया। दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस आपको टेंशन नहीं लेना है और आराम से आपको लिखना है बस, ठीक है ना। तो खाद्य जाल बेसिकली होता क्या है, खाद्य जाल कह लीजिए आप लोग इसको, या फूड चैन कह लीजिए, फूड वेब कह लीजिए, तो यही चीज़ हमारी होती है, खाद्य जाल कह लीजिए, फूड वेब कह लीजिए। तो खाद्य जाल क्या होता है, सबसे एक लाइन में हम लोग समझ लेते हैं कि खाद्य श्रृंखलाओं का यह जटिल रूप क्या होता है, एक जाल रूप होता है। अगर इसको हम आप लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, इसको अगर अपनी भाषा में लिखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर का एक दूसरे पोषक स्तर से सीधा संबंध होता है। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरा यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप लोग कि परंतु प्रकृति में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो परस्पर कई स्थानों पर जुड़ी होती हैं तथा यह अंतर्गृहित नमूना बना लेती हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखना है आपको, प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखना है, यानी कि मानव के रक्त में जो पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप में आपको ये सारी चीज़ें लिखना है, आप लोग इसको लिखिएगा बेहतरीन तरीके से आप लोग, जैसे कि आपको पता है ये भी शायद मैंने आपको ऊपर बताया था, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, शायद मैंने ये चीज़ भी आपको एक ग्राफ के माध्यम से इंक्लूड भी किया था, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाया था। ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर आप लोग देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो थी दोस्तों ये, सबसे इम्पोर्टेंट ये आपकी जो वीडियो थी ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। शायद मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड किया, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है और मुझे पूरा का पूरा याद है कि हाँ ये चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड किया था, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको पूरा पता है इंक्लूड किया था कि मानव के रक्त वर्ग में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। तो ये चीज़ें आपको पता है ना, कि एक चीज़ पहले आपको पता होनी चाहिए कि रुधिर वर्ग क्या होता है। रुधिर वर्ग आपका ए होता है, एक तो एक आपका बी होता है, एक आपका ए बी होता है और एक आपका ओ होता है। प्रतिजन, इसका जो प्रतिजन होता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं, इसका एंटीजन ए होता है और बी का एंटीजन जो होता है वो बी ही होता है, और ए बी का एंटीजन जो होता है ए और बी दोनों होता है, ए और बी होता है, और ओ का एंटीजन इसमें कोई नहीं होता है, ठीक है ना, कोई नहीं होता है। और उसके बाद प्रतिरक्षी जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, प्रतिरक्षी, तो ए का होता है बी होता है और बी का जो होता है वो ए होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ए बी का कोई नहीं होता है, और जो ओ का होता है ए और बी दोनों हो जाते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। बेसिकली ये हमारा रुधिर वर्ग हो गया, ये रुधिर वर्ग हो गया, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये आपका प्रतिजन जिसे एंटीजन कहते हैं, और ये आपका हो गया प्रतिरक्षी जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आपके क्लियर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लोग कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत धारा जो है वो किसे कहते हैं, और वैद्युत धारा जो होती है इसका मात्रक क्या होता है, ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था दोस्तों कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। ये चीज़ें मैंने आपको ऊपर अभी ये चीज़ें जो ना, एक मिनट, ये जो
वैद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में शायद इंक्लूड किया था। एक क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन के रूप में मैंने इसको शायद इंक्लूड किया था। चलिए देखते हैं इंक्लूड है इसमें या नहीं है। देखिए यहाँ पर वैद्युत धारा यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। वैद्युत धारा मैंने आपको बताया ना कि सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, अतः 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे सेकंड होता है। 1 कूलाम बटे क्या होता है सर, सेकंड होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था कि जो एंटीबॉडी, जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर बताया ना एंटीबॉडी वगैरह, तो रुधिर वर्ग और ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। और ये आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने आपको प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, एंटीजन, प्रतिजन, रुधिर वर्ग, ये सारी चीज़ें मैंने हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों बताया है मैंने। बस आप लोग अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा और सारा चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। पीछे के वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखिए, सारी मैराथन क्लासें वहाँ पर अपलोड हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है और बेसिकली मैराथन क्लास आप लोग एक नज़र में देखते चले जाइएगा, बस आपके लिए उतना ही ज़्यादा बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में कि चुंबक के 2 गुण लिखना है। भाई चुंबक के 2 गुण लिखना है कि भाई चुंबक क्या होते हैं, बस चुंबक के 2 गुण कौन कौन से होते हैं, यही चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है बस। तो चुंबक की एक तो आपको पता है ना, 1 नंबर पे आप चुंबक के गुण लिख सकते हो कि चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो कि चुंबक के ध्रुव का एक ध्रुव नहीं हो सकता। चुंबक के ध्रुव जो हैं वो एक ध्रुव नहीं हो सकते कोई भी चुंबक, यानी उसमें दोनों ध्रुव पाए जाएंगे, N और S दोनों पाए जाएंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों प्रकार से उसमें ध्रुव पाए जाते हैं। और आप इसमें अगर आप एक और 2 पॉइंट अगर और लिख सकते हो कि दिशा का ज्ञान करने में चुंबक जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आप ये भी देख सकते हो कि चुंबक लोहा, कोबाल्ट और निकेल की वस्तुओं को आकर्षित करता है। इस तरह से इनके गुण जो है वो आप बेसिकली लिख सकते हो। प्राथमिक उपचार को परिभाषित करना है आपको। भाई साहब प्राथमिक उपचार क्या होता है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो कि भाई साहब जो प्राथमिक उपचार हैं वो किसे कहते हैं, प्राथमिक उपचार क्या होते हैं। क्लियर। तो बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बारे में, तो प्राथमिक उपचार बेसिकली होता क्या है। प्राथमिक उपचार से आप लोग समझ ही रहे ना, फर्स्ट एड, ठीक है ना, फर्स्ट एड बॉक्स होता नहीं, तो प्राथमिक उपचार वही चीज़ हमारा प्राथमिक उपचार ही होता है। तो प्राथमिक उपचार जो होते हैं, जान बचाना, स्थिति बिगड़ने से बचाना, ठीक होने में मदद करना, ये उपचार हैं। और इनको अगर परिभाषित हम लोग कैसे करेंगे कि प्राथमिक उपचार को हम लोग अगर परिभाषित एक परिभाषा के रूप में लिखेंगे, इनके सिद्धांत क्या होते हैं कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, बेसिकली कि रक्तस्राव को तुरंत ठीक करना, ये इनके सिद्धांत होते हैं। अगर कहीं पर रक्तस्राव हो रहा है तो उसको ठीक करना। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि प्राथमिक उपचार का सबसे मुख्य उद्देश्य ये होता है, क्या उद्देश्य होता है कि घायल या पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना होता है। किसी की जान बचाने के लिए सदैव डॉक्टर पर निर्भर नहीं हो रह सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि घटना स्थल पर सदैव कोई डॉक्टर मौजूद हो, इसलिए सही तरीके से प्राथमिक उपचार देने के लिए घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ये तो हमारा हो गया बेसिकली प्राथमिक उपचार होता क्या है, प्राथमिक उपचार किस तरह से हम कर सकते हैं। तो प्राथमिक उपचार के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला तो आपको जान बचाना, स्थिति बिगड़ने पर बचाना, और आपका एक हो जाता है यहाँ पर कि ठीक होने में मदद, ठीक है ना। ये प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हो जाते हैं। प्राथमिक उपचार के बारे में मैंने आपको बताया कि प्राथमिक चोट लगने के बाद व्यक्ति क्या होता है, अस्पताल को ले जाना चाहिए। पूर्व किए जाने वाले अस्पताल ले जाने से पहले पूर्व क्या करना चाहिए, पूर्व उसका इलाज करना चाहिए, जो भी हो सके। अगर खून बह रहा है तो पट्टी बांध देना चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला हो जाएगा आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं। भाई साहब आवर्त क्या होता है या फिर वर्ग क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको लिखना। एक बेसिकली आप लोग एक तरफ आप लोग आवर्त लिख सकते हो, एक तरफ आप लोग वर्ग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आवर्त क्या होते हैं और वर्ग क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। भाई साहब आवर्त होते क्या हैं, आवर्त किसे कहते हैं, या फिर वर्ग क्या होते हैं या वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही, ये चीज़ बताने की जरूरत ही नहीं। आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख करना। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं 2 विधियों का, जो 2 विधि हैं उन विधियों का उल्लेख करना है। तो संक्षारण की विधि मैंने आपको बताया था, एक दिन मैंने आपको संक्षारण की विधि भी पढ़ाई थी। और यहाँ पर क्या करना चाहिए, संक्षारण से बचाव की विधियां क्या हैं, निम्नलिखित विधि इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, संक्षारण के कारण धातुओं के मशीनों के बहुत हानि पहुंचती है और संक्षारण के कारण ही मशीनों के पुर्जे अनुपयोगी हो जाते हैं, मतलब उसमें
धातुएं क्या होती हैं, जंग वगैरह लग जाता है। तो मतलब इस तरह मशीनों की दक्षता की आयु कम हो जाती है। और इसमें आप बेसिकली बहुत जो ज़्यादा जो विधियाँ हैं, प्रचलित विधियाँ ये हैं कि मिश्र धातु के प्रयोग द्वारा और शुद्ध धातुओं का प्रयोग करके, इन 2 विधियों के बारे में आप लोग आसानी से लिख सकते हो। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं। कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं कि विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए, ठीक है। तो उसको आपको संक्षेप में ही लिखना है, मतलब उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको संक्षेप में लिख देना है कि भाई साहब विद्युत धारा से बचाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, किस वजह से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें कि विद्युत धारा से हम बच सकें। तो उसमें बेसिकली आपको एक ही काम करना चाहिए कि पावर पॉइंट होता है उसको कभी ओवरलोड ना करें, ठीक है ना। विद्युत धारा के खतरों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जो पावर होता है कभी उसको पावर पॉइंट कह लीजिए, पावर हाउस कह लीजिए, उसको कभी ओवरलोड नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई ओवरलोड हो गया, ज़्यादा बिजली हो रही। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए आपको कि गीले या सीलन भरे स्थान पर बिजली के उपकरणों का एक्सटेंशन लीड्स जो होता है उसका प्रयोग करने से बचें। दूसरा, आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक ही सॉकेट में कई प्लग ना लगाएं। एक सॉकेट उसमें कई प्लग लगाएंगे तो भाई साहब सभी अपना अपना बिजली खींचेंगे ना, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा करने के बजाय स्थानीय समाधान में पावर बोर्ड का प्रयोग करें। पावर बोर्ड का मतलब जो होता है नहीं, जैसे आप लोग वगैरह जो AC वगैरह चलती है तो पावर बोर्ड में लगता है। उसके बाद आपका जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी पावर बोर्ड में लगता है। तो इस तरह से पावर बोर्ड का यूज करेंगे तो आग लगने की संभावनाएं जो होती हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि पावर बोर्ड हमेशा क्या होता है वो पत्थर पे बना होता है, संगमरमर पे होता है, तो उसमें आग लगने का कोई सिस्टम ही नहीं होता है लोड होने पर भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी आपको 2 पर लिखना है, उत्पादक भी लिख सकते हो, उपभोक्ता या अपघटक, आप किसी पे भी लिख सकते हो संक्षिप्त में टिप्पणी। तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं। शायद इसके ऊपर मैंने आपको जो वो होता है ना ग्राफ के माध्यम से भी मैंने आपको इस पर बताया है, ठीक है ना। ग्राफ के माध्यम से भी मैंने इसको आपको बताया है। क्या बताया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कहिए, उपभोक्ता और अपघटक, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है। आप लोग संक्षेप में इसको जाके और लिख भी सकते हो, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि क्या होता है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषीय अंगों के नाम लिखना है। तो 4 अवशेषीय अंग पढ़ा यार, बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सारा कुछ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है दोस्तों पढ़ाई जा चुकी हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस आप लोग पेपर पे जाइएगा, अच्छे से आप लोग लिखिएगा और बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, बिल्कुल भी आप लोग डरिएगा नहीं। डरने का बिल्कुल वहाँ पर प्रयास ही नहीं करेंगे आप लोग, तो पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि मानव में पाए जाने वाले जो किन्हीं 4 अवशेषीय अंगों का यहाँ पर नाम लिखना है। तो वहाँ पर 4 अवशेषीय अंग कौन कौन से हो जाएंगे जो स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं सर, स्पेशली जो कि आपका मानव में पाया जाता है। तो आपका जो अवशेषीय अंग हो जाएंगे वो आपका, एक को तो पता है कि यार त्वचा का बाल होता है, ठीक है ना। एक तो आपको पता है ना त्वचा का बाल होता है, ये अवशेषीय अंग में ही आता है। दूसरा आपका अक्लदाढ़ होता है, जो अक्लदाढ़ जो शायद दांत को कहते हैं, अक्लदाढ़ जो होता है वो पीछे के साइड निकलता है, वो भी आपका अवशेषीय अंग ही माना जाता है, मतलब वो कोई काम नहीं होता है। और उसके बाद पुच्छ कशेरुकी जो होते हैं, पुच्छ कशेरुकी मतलब पूंछ की हड्डी जो होती है साइड में, पीछे साइड में होता है। निमेशक पटल एक होता है, निमेशक पटल भी आपका ये इसी के अंतर्गत आता है। और उसके बाद क्रम रूप परिशेषिका जो होती है ये भी इसी के रूप में आ जाती है। अवशेषीय पंख भी आ जाते हैं, ठीक है ना, ये जंतुओं के अंदर आता है अवशेषीय पंख। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर 4 अवशेषीय अंग के बारे में, क्या हो जाएगा आपका बाल का, त्वचा के बाल हो जाएंगे, आक्लदाढ़ हो जाएगा, पुच्छ कशेरुकी लिख लीजिएगा और आपका निमेशक पटल, ये 4 आप लोग लिख लीजिएगा। बस आपका कोई दिक्कत होने वाली नहीं, चारों आपके क्या किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके अवशेषीय अंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 2018 का प्रीवियस पेपर इसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे, लगभग कोई भी प्रश्न इसमें से ऐसा है ही नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया गया। बस आप यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि आप मेहनत कितनी अच्छी किए हैं और मन लगा के अगर आपने पढ़ा तो पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।